नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर। इससे सीधी जुड़ी है बंगाल की सियासत। ईडी बनाम दीदी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है और इस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का दखल केंद्रीय एजेंसियों के काम में स्वीकार्य नहीं है, यह गंभीर मामला है। तो इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे दूसरी खबरों का भी, जिसमें बात होगी कि आलाकमान के मौन से कांग्रेस में आखिर कंफ्यूजन क्यों है। कर्नाटक से बिहार तक बेहाल है संगठन और बेहाल है कार्यकर्ता, तो आखिर क्यों। और बात होगी विश्वनाथ से रामेश्वरम तक एक उत्सव। आप देखते होंगे कि पूरे देश भर में पोंगल से लेकर बिहू से लेकर के और मकर संक्रांति तक उत्सव का माहौल है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख है और उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि तमिल भाषा ना सीख पाने का दुख है उनको, लेकिन देश इस पूरे फेस्ट के मौसम में एक है। तो कैसे हुआ है यह देश एक और क्या है इसके पीछे की संस्कृति। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। भारत की विविधता को बताया देश के लोकतंत्र की ताकत। कहा लोकतंत्र ने देश के विकास को दी रफ्तार। आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने कार्रवाई में बंगाल पुलिस के दखल को बताया गंभीर मुद्दा। ममता बनर्जी समेत डीजी और पुलिस कमिश्नर को दिया नोटिस। 3 फरवरी को होगी दोबारा सुनवाई। कांग्रेस संगठन में बढ़ा कंफ्यूजन। कर्नाटक में सीएम पद पर जारी है रार। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से समाधान की अपील की। बिहार में कांग्रेस विधायकों का असंतोष। बीजेपी ने लगाया परिवारवाद का आरोप। विश्वनाथ से रामेश्वरम तक उत्सव की धारा। संक्रांति पर अखबारों में लेख के जरिए पीएम मोदी का संदेश। सनातन संस्कृति को बताया भारत की ऊर्जा। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर परोक्ष हमला। और जयपुर में 78वें सेना दिवस पर भव्य परेड का आयोजन। दुनिया ने पहली बार देखा भैरव बटालियन का शौर्य। प्रेरणा स्थल पर जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। तो सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, जिस पर सभी की निगाहें थी। ईडी बनाम दीदी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। 8 जनवरी को दरअसल आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे और वहीं ममता बनर्जी का पहुंच जाना और जांच अधिकारियों से जबरदस्ती फाइलें छीन कर ले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इन सभी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में स्टेट एजेंसी के दखल का बेहद गंभीर मामला है। लोकतंत्र में व्यवस्था में हर अंग अपना काम कर सके, इसके लिए इस मामले की सुनवाई बेहद जरूरी है ताकि कानून का उल्लंघन करने वाले बच ना सके, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अदालत ने कहा कि बंगाल पुलिस को निर्देश दिया उसने अपने इस आदेश के तहत कि सभी जरूरी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डिवाइस को संरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई और 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ईडी का इस पूरे प्रकरण में आरोप था, उसने की जो पिटीशन थी उसमें यह कहा गया था कि 8 जनवरी को आईपैक से जुड़े प्रतीक जैन के यहां छापेमारी के दौरान बीएनएस के तहत 17 संज्ञेय अपराध किए गए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो यह मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच कराई जाए और जब्त सबूत सुरक्षित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम और पश्चिम बंगाल पुलिस के ईडी के कामकाज में दखल को बेहद गंभीर मुद्दा बताया, जिसको बाद में अदालत ने अपनी जो फैसला दिया उसमें इस बात को माना। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई की कार्रवाई को पुलिस में
पश्चिम बंगाल में दखल दिया था। एसजी ने अदालत से मांग की थी कि इस मामले में शामिल जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। एसजी ने कहा कि आईपैक पर छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी सारी फाइलें ले गईं, अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए। सीएम ने एक ईडी ऑफिसर का फोन भी छीन लिया। एसजी ने इसे लूट और डकैती का मामला बताया। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमने जब कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया तो टीएमसी के लीगल सेल के निर्देश पर कोर्ट रूम में भारी भीड़ जमा कर दी गई। हाई कोर्ट के आदेश में जज ने लिखवाया कि सुनवाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं है और सॉलिसिटर जनरल ने यह भी अपनी दलील दी कि ईडी कोयला घोटाले के मामले में रूटीन जांच कर रही थी। यह समझ से परे है कि खुद सीएम को सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ आईपैक के दफ्तर में पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके बाद अदालत का यह फैसला आया। दरअसल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो कपिल सिब्बल ममता बनर्जी की तरफ से हाजिर हुए और उसके साथ राज्य सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी वो भी हाजिर हुए और इन दोनों लोगों ने कहा कि यह मामला पहले हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए जहां यह पहला मामला लंबित है। लेकिन अदालत ने दरअसल इस मामले में खुद संज्ञान लिया, न सिर्फ इसकी सुनवाई की बल्कि अब आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, इन सबको नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है कि आपने केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल क्यों दिया। और अदालत ने साफ साफ तौर पर अपने इस फैसले में कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के जांच में दखल देना राज्य के द्वारा यह बेहद गंभीर मामला है और इस पर सुना जाना चाहिए और यह भी तय किया जाना चाहिए कि इसमें कोई भी जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, वो बच ना सके। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर सख्त टिप्पणी अगर कही जाए तो अदालत की तरफ से आई है। इस पूरे मामले में 14 जनवरी को इससे इतर एक मामला और भी है जो आप दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में इस बीच माइक्रो ऑब्जर्वर का काम कर रहे 9 अधिकारियों ने अपने आप को काम से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है उसमें उनका कहना है कि एसआईआर की सुनवाइयों के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दबाव और गुंडागर्दी के आगे वो काम करने में सक्षम नहीं है। 14 जनवरी को उन पर हमला किया गया जिसमें 2 माइक्रो ऑब्जर्वर घायल भी हो गए। राज्य सरकार की ओर से कोई सुरक्षा नहीं दी गई है और ऐसी स्थिति में वो अपना काम कैसे कर सकेंगे। तो इस पूरे मामले को आपने गंभीरता से देखा, किस तरह से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इस मामले को बेहद गंभीर बताया और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का अपना काम है और उसमें जो जिन लोगों ने दखल दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें से कोई भी जो अपराधी है वो बचने ना पाए। ये भी अदालत ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें ये भी कहा है। तो बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो चोरी नहीं, दरअसल डकैती है। भ्रष्ट अधिकारियों को भी जेल भेजा जाना चाहिए। ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। कारण चोरी तो छुप के करते हैं, ये तो खुलेआम शस्त्रों लेके सारे अधिकारी को लेके क्षमता का दुरुपयोग करके ममता बनर्जी ने वो फाइल छिनताई किया। और इसीलिए मैं समझता हूं जैसे आपका शाहजहां सीबीआई इंक्वायरी में बाधा डाला, इसलिए शाहजहां अभी जेल में है। एक ही अपराध ममता बनर्जी ने किया, इसलिए ममता बनर्जी क्यों नहीं जेल होगा। सारे जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उन सबको सस्पेंड और उनका भी जेल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अभी इसके ऊपर पॉलिटिकली कोई हम लोग कमेंट नहीं कर रहा है। हमारा स्टैंड सेम है, एकदम सेम है कि देखिए ये केस 2020-21 में दर्ज किया हुआ था। वो 5 ईयर 6 ईयर्स वो ईडी क्या, वो लोग क्या नींद में थे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर शत्रुपा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर शत्रुपा, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर भास्कर सिन्हा रॉय, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर,
जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है विनोद जी आपका। और विकास सारथी हमारे संवाददाता जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में कवर कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास के पास आएंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है में वो शामिल रहे हैं। और विकास, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, इस सुनवाई को? अदालत का क्या कुछ रुख रहा, क्या कुछ हमको आप जानकारी देंगे? देखिए, जब ऑर्डर लिखाना शुरू किया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि बीच में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी कुछ इंटरप्शन कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि ये आदेश हम 10 मिनट की सुनवाई के बाद भी दे सकते थे, लेकिन हमने आपको विस्तार से सुना। कोर्ट की राय ये है कि अगर इस मामले को अनदेखा किया सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि चाहे ममता बनर्जी के वकील हों या डीजीपी के वकील हों, जो वो ये बात कह रहे थे कि ये मामला जब हाई कोर्ट में पहले खुद ईडी ले गई थी, तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए क्यों ये लोग इतना इस पर दबाव डाल रहे हैं कि यहीं पे सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये लगता है कि पहली बात, ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है बंगाल में, इससे पहले भी इस तरह का एक वाकया हो चुका है। तो अगर इस तरह की चीजों को होने दिया जाए तो एक तरीके का अनलॉनेस पूरे देश में हो सकती है, जहां पर सेंट्रल एजेंसीज स्टेट में किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रही हो। अब यहां पर कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है उसके दो पक्ष हैं। पहला, एक मांग ये है ईडी की कि जितने भी अधिकारी थे इनको निलंबित किया जाए, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ को। दूसरी मांग उनकी ये है कि क्योंकि सुनवाई के दौरान ये बात कही गई तृणमूल के पक्ष लेने वाले वकीलों की तरफ से कि संज्ञेय अपराध की बात अगर ईडी कर रहा है तो एफआईआर क्यों नहीं उन्होंने दर्ज कराई, इस बात को पिटीशन में लिख करके सुप्रीम कोर्ट में देने का क्या औचित्य है। तो इस पर ये रुख है ईडी का कि एफआईआर वहां पर दर्ज तभी हो सकती है जब सीबीआई इस मामले की जांच करे, यानी सीबीआई जांच करेगी तभी इस घटना की एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी। वो ये सारे पहलू अभी ओपन है निखिल, यानी आने वाले दिनों में इस घटना को लेकर के नोटिस भले ही कर दिया है, लेकिन जो पूरा वाकया हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और इन अधिकारियों के निलंबन की मांग की जा रही है। तो भविष्य में इन दो विषयों पर सुनवाई फोकस रहेगी। फिलहाल तमाम विरोध के बावजूद कि ये मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच का मामला है, इसीलिए हमें लगता है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है, वरना एक अराजकता की स्थिति देश भर में पैदा हो सकती है। जी, कुछ बातें और विकास, जिस तरह से कि सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने की जरूरत है, यह भी अदालत की तरफ से कहा गया। उसके अलावा अदालत ने जिस तरह से कहा कि किसी सबका एक लोकतांत्रिक देश में सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं इस पूरे सिस्टम में, और अगर कोई केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है तो उसमें दखल देना ये बेहद गंभीर है। अदालत ने इसको न सिर्फ माना है बल्कि ये भी कहा है कि जो इसके कल्प्रिट्स हैं, जो अपराधी हैं, उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ये कितनी सख्त टिप्पणी देख रहे हैं इसको? तो देखिए, कोर्ट ने दो बातें, कोर्ट का फोकस दो बातों को लेकर के खास तौर पे था। जहां तक एफआईआर की बात है तो ये बिल्कुल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। कोर्ट ने कहा कि हम इस इंसिडेंट की केवल बात नहीं कर रहे हैं, इसी इंसिडेंट का हवाला नहीं दे रहा है ईडी। इससे पहले सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी लगभग यही इसी तरह का व्यवहार किया गया था। आप याद करें, जब पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई गई थी, जहां पर कि हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से एक जांच हो रही थी, वहां पर भी सीबीआई के अधिकारियों को उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दो इंसिडेंट जो हैं वो कोइंसिडेंस की बात नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला इंप्रेशन लगता है वो यही कि एक बार ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसी पर दुरुपयोग की बात उठी हो, लेकिन पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है कि केंद्रीय एजेंसियों पर के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की गई यहाँ पर स्टेट पुलिस की तरफ से। तो दो अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है जरूरी इसको विस्तार से इस पर सुनवाई करना, और जो दो मांगे हैं उन पर भी अभी कोर्ट का कोई रुख स्पष्ट तो नहीं आया, लेकिन ये दोनों इश्यूज अभी कोर्ट के सामने ओपन है। पहला सस्पेंशन को लेकर के, क्योंकि इसमें अगर सस्पेंशन करना होता है तो चीफ सेक्रेटरी ही कर सकते हैं इन अधिकारियों का सस्पेंशन। दूसरा, जो घटना हुई उसकी जांच स्थानीय पुलिस से ईडी का ये कहना है कि कहीं बिल्कुल नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच, इसीलिए सीबीआई से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इन दो पहलुओं पर भी सुनवाई आगे होनी बाकी रहेगी। 2 हफ्ते में जवाब देना है सभी पक्षकारों को। दूसरी बात, ईडी ने कहा कि ये जो आईपैक के दफ्तर पे जो रेड हुई थी ईडी की, वो एक रूटीन के जांच के सिलसिले में हुई थी। ये समझ से परे है कि चीफ मिनिस्टर खुद वहां क्यों पहुंची और उनके साथ साथ डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को वहां क्यों बुलाया गया। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर उनके वकीलों ने ये माना कि आईपैक और तृणमूल के बीच एक एग्रीमेंट है जिसमें उसकी बहुत सारी चुनाव से जुड़ी जो भी तैयारियां होती हैं, जो भी डेटा होता है, उनको वो इकट्ठा करता है। आरोप यह है ममता बनर्जी के वकील की तरफ से कि उनकी एक लैपटॉप और एक फोन वहां से वो ले गई थी। इसमें पार्टी से जुड़े हुए बहुत
ऐसे डेटा और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो नहीं चाहते थे कि ईडी उनको ले। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ईडी की जो कोशिश थी वो उन डिजिटल इक्विपमेंट्स को लेने की थी। और इसीलिए कोर्ट ने आज निर्देश में ये भी कहा कि सीसीटीवी उस जगह का जहां पर ईडी ने छापा मारा उसके आसपास के इलाके का, जो कि उसके नियर बाय जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका, और इसके अलावा जो डिजिटल वहां पर जो भी उपकरण लिए हैं उनको भी प्रिजर्व करना सुनिश्चित करे पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस। जी 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 बिल्कुल। विकास आप बने रहे हमारे साथ में। विनोद मिश्रा जी, कैसे आकलन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का? और खास बात यह भी है कि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई और अदालत ने, जैसा कि विकास कह रहे हैं, कि उसका ज्यादा संज्ञान इस बात पर था कि कहीं ये रूटीन वर्क ना हो जाए कि जब भी केंद्रीय एजेंसियां पहुंचे तो राज्य सरकारें उनमें दखल दें। निखिल, आज जो ईडी ने जो फ्रेश चार्जशीट में अपनी सारी चीजें रखी है, विकास जी ने विस्तार से आपको बताया है। मैं अगर हम लोग जब चर्चा करते रहे कि पिछले सालों में ईडी ने इस तरह के कई छापे पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपने देखा कि करोड़ों रुपए के जो हरी गुलाबी नोट सब का भी हम लोगों ने देखा है। ममता बनर्जी की मंत्री ही थी, उसमें सारे वो लोग ही थे। कई मंत्री उनके जेल में भी रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर अभी भी हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो ईडी की, सीबीआई की वहाँ रूटीन कार्रवाई चलती रही है। मुझे सबसे हैरान की बात यह है कि ममता बनर्जी आज तक ईडी के किसी कार्रवाई में किसी अपने खास मंत्री के घर पे नहीं पहुंची। ये ऐसा क्या कार्रवाई था आईपैक के साथ में उनका, या वो प्रतीक जैन को लेके कि ममता बनर्जी को ये असहज कर दिया और वो सीधे पहुंच गई डीजीपी के साथ में, चीफ सेक्रेटरी को लेके, और अपने Z+ सिक्योरिटी के वो हैं तो उनके सारे अंगरक्षक, और आप सोच सकते हैं कि आला अधिकारी हैं 3 ईडी अधिकारी और उसके साथ में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और आला अधिकारी के बीच में। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मजाक था। ये आप एक तरह से पूरे ईडी के जो ऑफिसर थे जो वो कार्रवाई करने गए थे कोल स्कैम को लेके, आपने उसको एक तरह से बंधक बना लिया था उस जगह पे। तो अब आप देखिए कि प्रतीक जैन का मामला, जो सीधे कोल घोटाले से 22 करोड़ उनका मनी लॉन्ड्रिंग था जो गोवा के इलेक्शन में खर्च किया गया था। ईडी को ये तलाश करना था, ये सबूत जुटाना था, और आप उसको ये कहते हैं कि हमारा ये इलेक्शन का फाइल है और हम उसको ले आते हैं। तो सवाल तो ये उठेगा पश्चिम बंगाल में कि शेख जहां आपके बड़े नेता हैं वो चाहे तो सीबीआई को पीट दें, संदेश खाली में आप ईडी को लहूलुहान कर दें, और यहां आपके आला अधिकारी के साथ मिलकर आप उसको हॉस्टेज बना लें, तो शायद ये देश और संविधान की बात जब आप कहते हैं तो उसकी मर्यादा तो तार तार होती हुई दिखी थी। ठीक, इसका जवाब ले लेते हैं भास्कर सिन्हा रॉय। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और इसलिए भी पूछा जा रहा है कि जब जो भी राजनीतिक दल हैं वो जनता की सेवा के लिए होते हैं, तो जनता की सेवा में कौन सा ऐसा काम आप लोग कर रहे थे, कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी फाइलें थी, या कौन सी ऐसी चीज थी जिसको जहां पर जबरन घुस करके उसको लाना ममता बनर्जी के लिए जरूरी हो गया था? क्या था उन फाइलों में, ये आज तक पता नहीं चल सका। क्या उस फाइलों में है? वो पार्टी का कागजात है, पार्टी के इंफॉर्मेशन है, वो आप बीजेपी के पास, हम नहीं चाहते कि बीजेपी के पास पहुंच जाए। हम तो यहाँ पर तो देखा कि चोर ईडी कोतवाल को डांटे, तो ईडी तो चोर है, उसको चोरी करके भाग रहा था। असल में बात यही जिज्ञासा का विषय यही है। आप लोगों में ये जो है ना, कि आप लोग जो पीछे भगवा लेके बैठे हैं ना, बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे, हम दूसरे को बोलने दीजिएगा। हम सब जानते हैं। सवाल सुन लीजिए एक बार और। ठीक है, आपके आरोप तो मैं जानता हूं कि आप आरोप के साथ ही शुरुआत करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये जो कहा कि वो उसमें बहुत सारी फाइलें ऐसी थी जो आप लोग नहीं चाहते कि बीजेपी को पता चले, लोगों को पता चले। मैं ना यही कहना चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो आपका हो, भाई लोग, पार्टी, राजनीतिक दल लोगों की सेवा के लिए ही तो हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो लोग नहीं जान सकते? हम लोग किस उम्मीदवार को खड़े करेंगे, हमारा क्या है इलेक्शन का, कैसे प्रचार करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, ये क्या आपके पास दे दे क्या? मतलब आपका पार्टी मतलब बीजेपी का दे दे? अब ईडी को ईडी चोर है, पहले मान लीजिए। अगर हम लोगों ने कुछ चुराया, हम लोगों ने कुछ गलत किया, तो ईडी पुलिस में जाने से डरे क्यों? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए? डर गया। अब चोर थाने में जाके एफआईआर करने में जो डर गया, और ईडी चोर अभी बोल रहा है सीबीआई चोर को जांच करे। तो ईडी जो कर रहे हैं ना, इसको हम दोबारा, हम तो उसको अलाउ किया, दोबारा आने से, ऐसे करने से हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हमारा पार्टी ऑफिस में घुस के हमारा सामान लेके भागेंगे और हम देखते रह जाएंगे। क्या मजाक बना के रखे हैं आप लोग? ठीक है, अगर हमने आपका ये पॉइंट तो आ गया। ठीक है, मैं उस पर
कोई वो नहीं कह रहा, उसका जवाब जो है वो डॉक्टर शत्रुपा देंगे। लेकिन एक बात और ये भी जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से आकलन करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट 3 तारीख डेट दिया थी। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा क्या था कि हाई कोर्ट के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है। फिर बोला गया कि वहां पर लॉयर लोग खड़े हो गए, तो कोर्ट के अंदर लॉयर लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कौन जाएगा? केंद्रीय एजेंसी के मतलब जांच में दखल को गंभीर माना है दखल सुप्रीम कहाँ कोर्ट दिया? ने, ये नहीं आपने दिया। देखा अभी कहाँ फैसले पर? में। अरे 5 साल से चल रहा है जांच, कहाँ जांच करने वाले? चोर का क्या जांच करेगा? चोर को हमने चोरी करने से रोक दिया। जो चोरी का माल बीजेपी के पास देने वाले थे वो हमने रोक दिया। अब चोरी करने नहीं देंगे। क्या अपराध किए हम लोग? अब चोर को छोड़ दें। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। मैं एक एक शब्द पे आपसे तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि आप दरअसल मैं जो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केंद्रीय एजेंसी के जांच में दखल देना बेहद गंभीर है। जिन लोगों ने दखल दिया है, जिन लोगों ने अपराध किया है, वो लोग बुक में लाए जाएं, ये बेहद जरूरी है। और इसीलिए ममता बनर्जी से लेकर के और तमाम अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ठीक है, जांच कीजिए, लेकिन ये बात नहीं है कि जांच करने में आप तो मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को आदेश दीजिए, जांच करवाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। पहला बात है तो आप 11:30 बजे थाने में एक तो ईमेल कर दिया कि हम लोग वहां पर मतलब रेड करने के लिए जा रहे हैं। उसका 5:30 से 11:30 तक कोई मतलब खबर नहीं दिया थाने को, जो गलत किया। दूसरी बात है कि उन्होंने क्या क्या कॉन्फिस्केट मतलब जब्त क्या किया है, कोई लिस्ट है? क्या चीज मिला है वहां पर? चोर को क्या चीज मिला है वो तो लिख के देना चाहिए। ईडी चोर कभी भी कुछ चीज नहीं दिया कि हम ये सब चीजें हैं, अब हुजूर देखिए हमने ये सब चीज बरामद किया है। क्या चीज है? कुछ नहीं है। अब बोला कि शांतिपूर्वक ये रेड खत्म हुआ। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर शत्रुपा सुप्रीम, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शत्रुपा किस तरह से आकलन करेंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? ममता बनर्जी से लेकर राज्य के अधिकारियों तक को नोटिस दिया है, 2 हफ्ते में जवाब देना है, 3 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी और जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। जी नमस्कार निखिल जी और बाकी जो पैनलिस्ट हैं। और इस वक्त के जो भी देख रहे हैं देश का जो हाल है, और खास करके पश्चिम बंगाल में जो शर्मदायक कार्यक्रम हो रहा है, उनसे लेके आज मैं बंगाली होके, पश्चिम बंगाल का रेसिडेंट होके मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो भी राय है, हम जो भी राय जब भी आते हैं हम एकदम सर झुका के उसका एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक डाउन इसको करती हूँ। पहली बात ये है, जैसे आपने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये हैबिचुअल हो रहा है। ये बहुत बार हुआ है कि सेंट्रल एजेंसी के दखल अंदाजी, सेंट्रल एजेंसी का काम में कार्यक्रम में दखल अंदाजी यही गवर्नमेंट करते हैं। और जब सबसे शर्मनाक बात यह है कि शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करने के लिए सीबीआई को मारा और अभी खुद ममता बनर्जी पहुंच गए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता ममता बनर्जी जो कि सीएम है स्टेट का, उसका इक्विवेलेंट कर रहा है, उसका एक लेवल पे ला रहा है शेख शाहजहां के साथ। तो आप सोचिए बंगाल कौन चला रहा है, कैसे जो शख्स जो है वो कैसे रवैया का है। बाकी रहा सीपी, डीजीपी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को शायद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो ये एकदम जाहिर है कि बार बार ये कानून का उल्लंघन या फिर सेंट्रल एजेंसी का काम में दखल अंदाजी करना एक हैबिचुअल ऑफेंस हो चुका है पश्चिम बंगाल में। और रहा ये भास्कर ने जैसे बात बोल रहा है, वो तो कभी सीधा नहीं बोलता, जो इशू है मुद्दे पे नहीं बोलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, विनोद जी ने भी उठाया है कि ईडी ने इतने बार रेड किया, तो इस बार ममता बनर्जी खुद क्यों पहुंच गए। लेकिन हालांकि सीबीआई ने पहले भी एक रेड किया था सीबीआई ने, और हमने देखा था पश्चिम बंगाल में कि 5-6 सीबीआई ऑफिशियल को एक गाड़ी में धकेल के उनको भी पुलिस में अरेस्ट कर दिया गया। तो ऐसा होता है बंगाल में। लेकिन ये खास क्यों है? हमें ना बचपन में एक कहानी सुनाया जाता था, जबकि एक राक्षस था, उसका कोई और तोते में उसका प्राण बस गया था,
वो अगर कोई पकड़ ले, उस तोते को अगर कोई पकड़ ले तो ये राक्षस बहुत बकला जाता था। तो आपके नजर में शायद प्रतीक ऐसा जैन जो हुआ। है वो ममता बनर्जी के लिए तोता है, जिनको दरअसल वो नहीं चाहती थी कि उस तोते को कोई पकड़े क्योंकि उनकी जान उसमें थी। फिलहाल इस चर्चा तोता को आगे है या बढ़ाएंगे तोते का पिंजरा है, कुछ तो जी, है। उनका इस प्राण चर्चा ममता को आगे बनर्जी का बढ़ाएंगे। प्राण वहीं पे बसता है। भास्कर सिन्हा रॉय से इसका जवाब लेंगे। भास्कर सिन्हा रॉय, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम वापस आपके पास आ रहे हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस होंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा PM गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो उसने आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे और वहां ममता बनर्जी के पहुंच जाने और उसके साथ ही साथ वहां से फाइलें लेकर आने और केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देने के मामले में दिया है। उस पूरी चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा जी जुड़े हैं, भास्कर सिन्हा रॉय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर शत्रुपा बीजेपी की प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर शत्रुपा ने जो बात कही, भास्कर सिन्हा रॉय आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आपसे शुरुआत करेंगे जी। नहीं, देखिए, पहला बात क्या है कि रेड अगर जब होता है किसी जगह पे, वहां से कुछ चीज कॉन्फिस्केट किया जाता है और लिस्ट बनाया जाता है कि हम लोग ये सब जब्त किया है, ये कागज, ये वो, लेकिन उन लोगों ने, ईडी ने कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी चीज बरामद नहीं किया। दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, पहले तो लोकल पुलिस स्टेशन को इत्तला देना चाहिए, वो इत्तला नहीं दिया गया। 11:30 बजे एक तो मेल किया गया, इनको मालूम नहीं था। तीसरी बात यह है, अगर मान लीजिए अगर ये रेड चलने का टाइम अगर कोई किसी ने कुछ किया है जो गैर कानूनी है तो FIR होता है, तो ये FIR कहाँ है? अब क्या जब्त किया है, इसलिए आप जांच कर रहे हैं। और 2020 में जो FIR हुआ था जिस चीजों का, कोयला घोटाला का जो बोल रहे थे, इतना दिनों से आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव नजदीक है तभी आपने रेड किया और किसी का घर में रेड किया। और ममता बनर्जी जी ने ये जो लैपटॉप है और मोबाइल, ये लैपटॉप और मोबाइल में पर्सनल चीज रहती है, इसके साथ ये जांच का, कोयला घोटाले का जांच का कोई संबंध नहीं था। तो ये 2 चीज लेके आए और अभी तक ईडी कुछ कह नहीं पाए कि हमसे कुछ चीज छीन लिया, कि हमारा जब्त किया हुआ चीज लेके भाग गए, कि हमारा चीज को नहीं दिया गया। इन लोगों को रोका गया कि हमारा चीज, पर्सनल जो चीज है उसको लेने के लिए जो घुसे थे बीजेपी को देने के लिए, वो जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शत्रुपा ये कह रहे हैं कि भाई ईडी ने तो कुछ कहा ही नहीं है और ये तो केवल एक लैपटॉप और जो मोबाइल था वो लेकर के गए हैं, उसमें उस कोयला घोटाले से संबंधित कोई चीज नहीं थी। ये बात ये कैसे जानते मैं नहीं जानता, लेकिन आप जरूर इसका कुछ ना कुछ जवाब देंगी।
निखिल जी, आपने एकदम सही बोला है। भास्कर तो इतना एक्सपर्ट है कि ये बेकार में तृणमूल इतना टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके, ये कौन कपिल सिब्बल या मनु सिंघवी या फिर यहाँ पे कल्याण बैनर्जी, ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। भास्कर को ले जाना था, भास्कर को इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना वो दाव पेच जानता है, उनको ले जाना था। लेकिन मैं दूसरा एक बात बोलूं कि ये ईडी ने एकदम हाथ उठा दिया। उन्होंने बोला है कि भैया हम कुछ चीज नहीं कर पाए, कुछ चीजें लिस्ट नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी आए और फायर आर्म्स के साथ उनका जो पुलिस एक्सपर्ट था या जो भी हाई ऑफिशियल था, उनका खुद जेड सिक्योरिटी फायर आर्म्स लेके आए और उनको पूरा जो भी था डकैत बन के पूरा सब कुछ उठा के लेके गया। तो ईडी ने एकदम पूरा सरेंडर कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या सीज करेंगे। तो ऐसा हालत है यहाँ पे। वैसे भी विनोद भैया कुछ कह रहे थे कि हर एक सेंट्रल एजेंसी, आप भी शायद कुछ कह रहे थे निखिल जी, कि यहाँ पे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आते हैं। मुरुगन के गाड़ी के ऊपर इतना हमला हुआ, सोचिए हमारा नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के कॉन्वॉय के ऊपर इतना हमला, पत्थर बारिश, ये वो। हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन का गाड़ी पे होता है, हमारा केंद्रीय प्रतिमंत्री जो है सुकांत मजुमदार को ऊपर ऐसा होता है। तो ऐसे हमलाबाजी होते रहते हैं। हाँ। लेकिन वो भी मैं बोलूं कि पॉलिटिकल है। ये जो सेंट्रल एजेंसी है कि ईडी है, सीबीआई है, सीपी मुरुगन के साथ जो हुआ था, इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर है, हाई ऑफिशियल्स है, इन लोगों को तो अपना कार्यक्रम ठीक है। ये जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, हमले रहे हैं, जो हिंसा रही है, वो पश्चिम बंगाल में बार बार देखने को मिलती है। और ये जिसको कहना है कि चुनावों से पहले, चुनावों के बाद, चुनावों के दौरान और अभी से जिस तरह से हमले हो रहे हैं और हिंसा हो रही है, वो लगातार देखने को मिल रही है। मैं ये समझना चाहूँगा विनोद मिश्रा जी आपसे कि ये जो सारा प्रकरण है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये सारी, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे इसका चुनावों के विशेष संदर्भ में? निखिल, 3 बार के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास में शायद इस बार कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों को लेके जिस तरह से ममता बनर्जी आक्रामक हैं, जो अभी सतपुरा जी, डॉक्टर साहब मैडम कह रही थी कि आप देखिए कि सीधे सीधे आप पर्यवेक्षक जा रहे हैं तो उनके कार पे आप अटैक करते हैं। अभी 8 पर्यवेक्षक आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया है, जो उनका उन पे दबाव कर रहा है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स है। तो अब आप सोचिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी इस तरह का ये तीसरे टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए जो मुद्दे बना रही हैं, ऑब्वियसली वो एक स्ट्रीट फाइटर वाला जो उनका नंदीग्राम बना रहा है, ममता बनर्जी लोगों में ये दिखाना चाहती है कि वो वही ममता बनर्जी का डीएनए स्ट्रीट फाइटर्स का है। अब इस बार वो गलती क्या कर गई है कि वो जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई में उन्हें दखल देके और जो अब बाहर में आके और नीले हरे रंग के फाइल को लेके जो मीडिया से बात कर रही है, तो वो स्ट्रीट फाइटर का जो परसेप्शन लोगों में बनाना चाहती है, यही कानूनी रूप से गलत चला गया है। कानूनी रूप से आपने स्ट्रीट फाइटर के लिए अगर बीजेपी के साथ ये करते रहते तो शायद वो एक तरह से पार्टी के लिए लोगों में ये समझ में आती। लेकिन 3 पुलिस अधिकारी ईडी के और उसमें 100 पुलिसकर्मी लेके, आला चीफ सेक्रेटरी से लेके और डीजी पुलिस को लेके, अधिकारी को लेके आप पहुंच रहे हैं और उसको ईडी को धमका रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रीट फाइटर की छवि जो है उनको इस बार सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको एक तरह से बेनकाब कर दिया है कि ममता बनर्जी इलेक्शन नहीं है सब कुछ। जी चलते चलते विकास, आपके पास एक इशू थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे दर्शकों के लिए, क्योंकि जो ममता बनर्जी के वकील थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन सभी लोगों ने कहा कि जो हाईकोर्ट में अभी कल सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ये वो बार बार कह रहे थे कि हाईकोर्ट में इस सुनवाई को जारी रखा जाए। इसके पीछे का क्या लॉजिक था और कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? देखिए, हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर के ये कहा गया कि भले ही पहले दिन एक रकस का माहौल था, वहां पे बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन कल जो थी वो सुनवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसी सुनवाई को चलने दे, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद ये लगता ये है कि सिर्फ यही एक वजह थी कि उनके पास एक फोरम उपलब्ध रहता। अगर हाईकोर्ट में कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर होता भी तो एक मौका होता सुप्रीम कोर्ट आकर के स्टे लेना, कुछ समय निकलता, उसमें कुछ चीजें उनके पास समय होता अपनी बात को ज्यादा कानूनी तरीके से रखने के लिए, दांव पेच क्या क्या हो सकते हैं उस पर काम करने के लिए। लेकिन अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कोई एडवर्स ऑर्डर आता है तो आगे के कोई रास्ते बचेंगे नहीं, पूरा रास्ता आगे बंद मिलेगा।
तो यही वजह थी कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। इसीलिए देखिए कोर्ट ने भी आज हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर के कोई ऑर्डर नहीं किया है। अब उम्मीद यह है कि हाईकोर्ट जैसे खुद ही संज्ञान लेकर के सुनवाई को टाल देता है, तो 4-5 हफ्ते के लिए हो सकता है हाईकोर्ट अपनी सुनवाई को टाल दे, लेकिन उस पर कोर्ट सहमत नहीं दिखा। तृणमूल के समर्थक जो थे या डीजीपी वगैरह के जो दलीलें थी उनसे सहमत नहीं दिखा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। भास्कर सिन्हा राव आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर शत्रुत्वा आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के संगठन में किस तरह से दरार है और किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दरअसल वो परेशान हैं। उनको लगता है कि पार्टी का जो आला कमान है उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और आला कमान के मौन से कांग्रेस में कंफ्यूजन है, और ये कर्नाटक से लेकर बिहार तक है। कर्नाटक की बात सबसे पहले करें तो वहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो देवराज अर्श का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन पिछले कई महीनों से उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी ये सवाल हर दिन पूछा जा रहा है। अब सिद्धरामैया ने हर रोज नया कंफ्यूजन को लेकर कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि ये कैबिनेट का विस्तार वो करना चाहते हैं, नई नियुक्तियां करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन का माहौल है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को विपक्ष के नेता और अपने जो उनके कांग्रेस पार्टी के अगुवा हैं राहुल गांधी के साथ अपनी बैठक के बाद एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में उन्होंने कहा कि भले ही प्रयास विफल हो जाएं, लेकिन प्रार्थना विफल नहीं होती। राहुल गांधी तमिलनाडु के गुडलूर जाने के क्रम में एक विशेष विमान से मैसूरू हवाई अड्डे पहुंचे। वहां सिद्धरामैया और शिव कुमार ने उनका स्वागत किया, जो पहले एक साथी वहां पहुंच गए थे। लेकिन दोनों से बातचीत राहुल गांधी की अलग अलग हुई। इसी अलग अलग के चक्कर में बिहार कांग्रेस के साथ नवनिर्वाचित विधायकों ने खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया? बीजेपी ने बताया और कहा है कि दही सड़ गया, चूड़ा बासी रहा, लेकिन विधायक मकर संक्रांति के भोज में नहीं आए। दरअसल जो मकर संक्रांति का भोज था जिसमें इनवाइट किया गया था उसमें कांग्रेस के सभी 6 विधायक नहीं आए। खबर है कि कांग्रेस पार्टी के सभी 6 विधायक पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो बिहार में कांग्रेस शून्य की स्थिति में आ जाएगी। हालांकि नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा के दल में भी है। उनके 4 विधायक कुशवाहा के पुत्र को मंत्री बनाने से नाराज हैं। बिहार कांग्रेस में पिछले दिनों गुटबाजी की पराकाष्ठा तब सामने आई जब कांग्रेस नेता आपस में मारपीट करके समीक्षा बैठक में को अस्त व्यस्त कर दिया था। आलाकमान को लेकर नाराजगी लगभग हर राज्य में है। देखना यह है कि संगठन में बड़े बदलाव को लेकर राहुल गांधी कितना वक्त निकाल पाते हैं। तो बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव का कहना है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तो जो बहुत मुश्किल से 6 जीत के आए हैं, बहुत मुश्किल से जीत के आए हैं, किसी के ताकत के बल पर। अपना ताकत तो कांग्रेस का है नहीं, तो लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार है, तो अपना निर्णय ले सकते हैं और कुछ भी संभावना बन सकती है। इसको अरे कुछ भी संभावना बन सकती है, इसको पर्दे में रहने दीजिए। और इस पूरी खबर पर पश्चिम बंगाल से लेकर माफ कीजिएगा बेंगलुरु से लेकर और पटना तक हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने नजर बनाई हुई है। मधुरेश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं और ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ रही है इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले पटना चलेंगे। मधुरेश, किस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों मारपीट हाथापाई की नौबत आई और अब जो है कांग्रेस के विधायक उनका साथ छोड़कर जाने की खबर सामने तमाम मीडिया को सुर्खियां बटोर रही हैं। कैसे देखते हैं तब जबकि आला कमान के ऊपर ये बार बार प्रश्न लगता है कि वो समय नहीं दे रहे हैं, वो संगठन को एक नहीं रख पा रहे हैं। मधुरेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है मधुरेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मधुरेश का ऑडियो हम ठीक कराएंगे।
लेकिन उससे पहले हम ज्योति के पास जाते हैं। ज्योति हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। ज्योति, जिस तरह से अलग अलग मैसूरू हवाई अड्डे पर दोनों, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात हो सिद्धरमैया से और शिव कुमार से, दोनों लोग से अलग अलग मिले राहुल गांधी, और एक कह रहे हैं कि हमारी स्थिति स्पष्ट कीजिए, दूसरे कह रहे हैं प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं होती। कैसे चल रहा है राज्य और किस तरह से कांग्रेस संगठन में जो सिर फुटबॉल की स्थिति है, क्योंकि दोनों के अलग अलग गुट हैं, कैसे देख रही हैं आप? निखिल जी, जैसे सत्ता की संघर्ष की बात आ रही है तो दिल्ली में तो ये बात नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हो या उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बार बार दिल्ली दौड़ा कर आते थे, लेकिन वहां पे बात जारी रखिए जी। ओके, लेकिन उनका फलितांश वहां पे नहीं मिला था। अभी राहुल गांधी जी जो तमिलनाडु जाने वाले थे, उस वक्त मैसूरू के दौरे पर वहां पे थे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार दोनों वहां पे जाकर उनसे मिले। तो ये बहुत ऐसी सिचुएशन आया है कि बीजेपी विधायक या बीजेपी लीडर्स ऐसे ही आरोप कर रहे हैं, जो टॉप लीडर्स है, कर्नाटका की मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, उन दोनों को ऐसा स्थिति आया है क्या, तो टॉप लीडर को कांग्रेस राहुल गांधी जी को जाकर वहां पे हवाई अड्डे पे वहां पे आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे आपने डीसीएम डीके शिव कुमार की अगर वो क्रिप्टिक ट्वीट के बारे में अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि प्रयास विफल होंगे, लेकिन जो प्रार्थना है वो विफलता नहीं होंगे, प्रार्थना से हमें सफलता मिलेगी। अगर मैं इस बात को अगर पॉलिटिकल एंगल में देखें, ऑब्वियसली वो दोनों ऐसा नहीं कहते कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है वैसे कहते हैं, लेकिन अगर इस ट्वीट के अगर दूसरे एंगल हमने देखे तो जब भी टॉप लीडर के साथ या कर्नाटका पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है, मुद्दा होता है, तब डीके शिव कुमार ऐसे कुछ ना कुछ ट्वीट के जरिए से, उनके बातों के जरिए से संदेश देते हैं। तो उनका संदेश यहाँ पे संकेत करते हैं कि प्रयास विफल होगा, लेकिन जो प्रार्थना ये है और समर्पण मनोभाव है वो विफल नहीं होंगे, वो हमें सफलता जरूर मिलवाएंगे। और उसी के साथ साथ ये यहाँ पे संदेश है, एक है आला कमान के लिए संदेश है, और दूसरा है सीएम सिद्धरामैया जी के लिए संदेश है, और तीसरा है उनका सपोर्टर्स जो है, डीके शिव कुमार के जो सपोर्टर्स है, हमेशा वो यही मतलब समझाइश देते आए कि डीके शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना है। तो सब लोगों को एक ही ट्वीट से हम कहते हैं ना, दो निशाने मार गए, यहाँ पे वो तीन निशाने, एक है आला कमान, दूसरा है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, और तीसरा है उन सपोर्टर्स को वो मैसेज दे रहे हैं कि गेम इज स्टिल ऑन, मैं अभी तक गिव अप नहीं कर चुका हूं, मेरा प्रयास जो है, मेरा जो प्रार्थना जो है अभी तक जारी है, अभी भी मुख्यमंत्री पद की आकांक्षी मैं हूं। और गेम जो अभी तक उनके सपोर्टर्स को भी यही वो संदेश दे रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब अभी भी जो है मेरा जो मैं ट्राई करता ही रहूंगा इस सीएम पोजीशन के लिए। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ पे देखें, यहाँ पे दोनों भी बहुत टॉप लीडर्स है, पावरफुल लीडर्स है। एक तरफ सीएम सिद्धरामैया वो सत्ता को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उनका जो प्रयत्न है वो नहीं छोड़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया जी एक लॉन्गेस्ट टर्म सीएम का बुक भी, वो किताब भी हासिल किए हैं। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ये जो है सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों गुट है अलग अलग, उनके बीच में भी इसका जो संदेश है राज्य की जनता में, तो जो संदेश जा रहा है गलत वो तो जा ही रहा है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है उनमें भी ये गलत संदेश जा रहा है। मधुरेश नारायण आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मधुरेश हमको सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी 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 मधुरेश जी, जिस तरह से अभी जूतम पैजार हुआ, जिस तरह से मारपीट हुई, और उसके बाद कांग्रेस के 6 विधायक, ये कहा जा रहा है कि वो मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड के साथ जा रहे हैं। तो चिंता में दोनों गए। माया मिलीना राम जो 6 विधायक थे वो भी कांग्रेस के हाथ से सरकते नजर आ रहे हैं। सारा आरोप जो है वो आला कमान पर है कि वो वक्त नहीं दे रहा है विधायकों को, संगठन ठीक से चला नहीं पा रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनवरी का महीना होता है वो बिहार की राजनीति के लिए बेहद गर्म होता है। भले ही मौसम में तापमान में कमी रहती है, लेकिन बिहार की जो राजनीति होती है जनवरी के महीने में बहुत गर्म होती है, क्योंकि दही चूड़ा का भोज होता है और तमाम तरह के जो राजनीति समीकरण होते हैं वो इस दही चूड़ा के भोज में बनते हुए और बिगड़ते हुए दिखते हैं। पहली बात तो ये
कि जिस तरीके से महागठबंधन में शुरू से कहने का मतलब विधानसभा चुनाव के पहले से सीट बंटवारे की बात हो या फिर चुनाव में प्रचार की बात हो, लगातार बिखराव देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक बड़ी करारी हार महागठबंधन को बिहार में देखने को मिली और कांग्रेस के 6 विधायक जीत करके आए और वो 6 लगातार जो बैठक है उससे नदारद रह रहे हैं। दही चूड़ा का भोज हुआ, वो वहां भी नहीं पहुंचे। इससे एक स्टेप और पीछे की तरफ जाएं अगर, तो जब नए साल पर मधुबनी में राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो समीक्षा बैठक कर रहे थे, वहां भी एक तरह का असंतोष जो कार्यकर्ता थे उनमें देखने को मिला। तो ओवरऑल में देखा जाए तो जिस तरह का असंतोष पूरे कांग्रेस में व्याप्त है, उसको देख करके ही ये कयास लगाया जा रहा है कि जो 6 एमएलए कांग्रेस के हैं वो किसी भी वक्त एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो पार्टी के जो नेता हैं के लिए और ये बहुत दरअसल कांग्रेस का जो आलाकमान है उसके ऊपर भी ये प्रश्न लगाया जा रहा है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो मधुरेश, हमारे पास आज समय बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। पटना से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और ज्योति आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बेंगलुरु से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियाँ। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस लेख का जो उन्होंने अखबारों में लिखा है और कहा है कि भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन की जो संस्कृति है, वो भारत की ऊर्जा है। और प्रधानमंत्री लिखते हैं कि विश्वनाथ से रामेश्वरम तक उत्सव की धारा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का दुख भी जताया कि तमिल भाषा मैं सीख नहीं पाया। इसका दुख है क्योंकि तमिल भाषा जो है वो बहुत समृद्ध है, उसका जो साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल पर तमिलनाडु और दुनिया भर के तमिल समुदाय को शुभकामनाएं देते हुए तमिल विरासत और किसानों की मेहनत को याद किया है। उन्होंने कहा कि पोंगल प्रकृति, परिश्रम और समाज के संतुलन का पर्व है जो अब वैश्विक उत्सव बन चुका है। उन्होंने इस पर्व को तमिल संस्कृति, परंपरा और किसानों की मेहनत को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। जाहिर है भारत की सांस्कृतिक एकता के आधार पोंगल जैसे सांस्कृतिक त्योहारों में दिखता है। इतिहास और संस्कृति का संगम भारत के पर्व त्योहारों में खास तौर पर देखा जा सकता है। यही भारत के एकता का मूल आधार है। पीएम मोदी ने समाचार पत्रों में आज एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले ही मुझे सोमनाथ की पवित्र भूमि पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इस पर्व को हम वर्ष 1026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा होने पर मना रहे हैं। इस क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग सोमनाथ पहुंचे। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष के लोग
जहां अपने इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं, वहीं उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हार ना मानने वाला साहस भी उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता है। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि अपने जीवन में तमिल भाषा ना सीख पाने का मुझे बहुत दुख है। यह हमारा सौभाग्य है कि बीते कुछ वर्षों में हमारी सरकार तमिल संस्कृति को देश में और लोकप्रिय बनाने में निरंतर जुटी हुई है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त बनाने वाला है। हमारी संस्कृति में संगम का बहुत महत्व है। जानकार मानते हैं कि भारत के सांस्कृतिक एकता और विरासत के मजबूत आधार पर ब्रिटिश काल से ही चोट किया गया, जिसमें द्रविड़ सभ्यता को अलग दिखाने की कोशिश की गई। डीएमके जैसे सनातन विरोधी दलों ने इसे सियासी एजेंडा बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के महान विरासत पर ही सवालिया निशान लगाया। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तकरीबन 40,000 से ज्यादा। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और इससे समाज से खत्म करने की बात कहते हैं। उन्होंने सनातन धर्म के उन्मूलन को वेक्टर जनित मलेरिया और डेंगू के उन्मूलन के बराबर बताया है। सवाल यह है कि स्टालिन के सनातन विरोधी अभियान को लेकर मोहब्बत की दुकान से भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। पीएम मोदी ने अपने लेख में कहा है कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो तमिलनाडु में रामेश्वरम तीर्थ है। तमिलनाडु की तेनकासी को दक्षिण का काशी कहा जाता है और दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। पूज्य कुमार गुरुपर स्वामी जी ने अपनी विविधता और आध्यात्म परंपरा के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक सशक्त स्थायी संबंध स्थापित किया था। तमिलनाडु के महान सपूत महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को भी काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का अद्भुत अवसर मिला। यही उनका राष्ट्रवाद और प्रबल हुआ। साथ ही उनकी कविताओं को एक नई धारा मिली और एक नई धार भी मिली। यहीं पर स्वतंत्र और अखंड भारत की उनकी संकल्पना को एक स्पष्ट दिशा मिली। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे आत्मीय संबंध को दर्शाते हैं। इतिहास और संस्कृति पर पीएम मोदी को भारत की आस्था और परंपरा पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए इस त्योहार को प्रकृति, परिश्रम और समाज के संतुलन का पर्व बताया। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा, जो कि जिनको आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर देखते रहे हैं, लेकिन दरअसल उनका बहुत काम जो है मंदिरों पर रहा है, उनकी विशेषज्ञता रही है। इसलिए आज हम उनको एक इस एक्सपर्ट के तौर पर जोड़ रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर आपसे बात करते रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत, लेकिन आपसे आज जानना चाहेंगे किस तरह से जो साउथ के मंदिर हैं वो पूरक हैं जो हमारी जो उत्तर भारत की संस्कृति है, कैसे समझाएंगे इसको हमारे दर्शकों को? देखिए, जहाँ तक भारतीय सभ्यता की बात करें, हमने देखा है दुनिया में सभ्यताएं वहां पैदा हुई हैं जहां पर नदी होती है और नदी के किनारे पैदा होती है। भारत एक ऐसा अद्भुत देश है पूरे विश्व में जहां पर नदी के साथ साथ मंदिर का होना जरूरी है। हिंदू सभ्यता मंदिर का पार्ट रही है। यूं कहें कि जो हमारे देश की जो सोशल कैपिटल है, जो सनातन की सोशल कैपिटल है, वो हमारे मंदिर हैं। अगर आपको असली भारत देखना है तो आप एक मंदिर के इकोसिस्टम को देख लें, आपको भारत का इकोसिस्टम समझ में आएगा। सेल्फ सस्टेनिंग, हमेशा से अनवरत चलने वाला सनातन,
आज जो भी इकोनॉमी डेवलप की होती हैं, कहीं पर भी होती हैं, हम देखते हैं उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसका नुकसान ये होता है कि आने वाली पॉपुलेशन, वहां पे रहने वाले लोग वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। अगर हम इसी तरीके से बात करें, यूएस में बहुत सारे सिटीज हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पर वहां से पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई। लेकिन भारत एक ऐसी सभ्यता है जो मंदिरों के राउंड डेवलप हुई है, और मंदिर के राउंड डेवलप होने से हमेशा, जैसा कि हमारे भारत का मूल मंत्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का असली अर्थ यह है कि वसुधा हमारी कुटुंब है, यानी कि धरती पर पाए जाने वाली सारी चीजें जो सजीव या निर्जीव है वो हमारे कुटुंब का पार्ट है। और जहां तक रही नॉर्थ और साउथ की बात, आपने देखा जिस तरह से काशी तमिल संगमम की बात हो रही है, काशी तमिल संगम एक ऐसी परंपरा है। आप देखेंगे कि साउथ के मंदिरों में नॉर्थ के पुजारी जाते रहे हैं पहले जमाने से, और नॉर्थ के मंदिरों में साउथ से पुजारी आते रहे हैं। अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें, अगर हम बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, सिस्टम ऐसा होता था कि जो मंदिर की जब कोई भी फंक्शन होता था, जब कोई भी त्योहार आते थे, तो अलग अलग क्षेत्रों से, आप ये समझिए कि काशी की बात, हम केदारनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ की बात करते हैं, वहां पर जब प्रोग्राम होता है, जब वहां पे पूजा होती है, तो नेपाल से कुछ आता है, राजस्थान से कुछ आता है, उत्तर प्रदेश से कुछ आता है, तमिलनाडु के ब्राह्मण वहां पे पूजा करते हैं। तो पूरी संस्कृति को जोड़ करके रखता था ये मंदिर हमारा। और लाइव एग्जाम्पल अगर हम देखें तो काशी तमिल संगमम है, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारे देश की जो सभ्यता है वो एक दूसरे से कंटिन्यूअस, अनवरत एक दूसरे से जुड़ी रही है, और इसीलिए इसको सनातन परंपरा कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल। हमारे पास समय बस इतना ही है, लेकिन हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए, कोई पॉलिटिकल कमेंट इस पर करना चाहते हैं? विनोद जी मैं डॉक्टर साहब की बात में सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, जो 40,000 से ज्यादा मंदिरें तमिलनाडु में है। अब आप कह सकते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं मंदिर है तो तमिलनाडु में है, और उस मंदिर के जहां तमिलनाडु को आप ये देखिए कि वहां के पॉलिटिक्स सीधे सीधे सनातन विरोधी है, और आप सीधे ही आप सनातनी को कहते हैं, सनातन को कहते हैं ये मलेरिया को क्या क्या बीमारी का नाम बताते हैं और जो भी करते हैं। लेकिन ये याद दिलाना जरूरी है इस बात को, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2013 में 14 से जब वहाँ से शपथ ग्रहण ले रहे थे, वहाँ पे नॉमिनेशन करने गए थे काशी में, तो उन्होंने यही बात कही थी कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब ये माँ गंगा बुलाया है तो लोगों ने तब तक बनारस का ही नाम समझा था, लेकिन ये माँ गंगा ने इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए पीएम मोदी को बुलाया है। ये बात कम से कम इस बदले दौर में 10-11 साल में हमने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो एक भाव देखा है, विकास के साथ विरासत की जो हम रफ्तार देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माँ गंगा ने उन्हें 2014 में सही बुलाया था। जो बनारस से, काशी विश्वनाथ से रामेश्वरम तक की ये धारा इन दिनों में चल रही है। जी निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शक भी इसको लगातार देखते रहें, समझते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल कांत। इस विषय पर हम विस्तार से आपके साथ कभी फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर विनोद जी बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। दर्शकों नमस्कार।